बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आसिफ है। मैं अपने दोस्त किशोर के पुरजोर इसरार पर कॉलेज की छुट्टियों में इसके गांव गुजर खान जाने को तैयार हुआ। इसको सरप्राइज़ देने के ख्याल से जाने की कोई इत्तला भी नहीं की। इस वक्त मोबाइल फ़ोन आम न थे, बल्कि लैंडलाइन नंबर भी ख़ास लोगों के पास होते थे। एक दूसरे से राब्ते के लिए ख़त और टेलीग्राम का इस्तेमाल आम था। मैंने किशोर लाल को ख़त से भी अपने जाने की कोई खबर न दी और ऐसे ही इसके गांव गुजर खान रवाना हो गया। रेल में बैठकर एक तवील सफ़र के बाद जैसे ही इसके बताए हुए स्टेशन पर उतरा, थकन से मेरा बुरा हाल था। एक ज़ोरदार अंगड़ाई लेकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। गाड़ी लेट हो जाने की वजह से काफ़ी ताख़ीर भी हो चुकी थी। ट्रेन जब यहाँ तक पहुँची तो अंधेरा हो चुका था। ये एक पुराना छोटा सा स्टेशन था। जर्दी माइल बल्बों की रोशनी हर तरफ फैले अंधेरे को कम करने में नाकाम साबित हो रही थी। किशोर ने मुझे जो पता बताया था वो कदरे माकूल दिखाई देने वाले शख्स को पढ़ाकर सुनाया और इससे रास्ता पूछा। इस शख्स ने जिस तरह से रास्ता समझाया, इसके हिसाब से तो किशोर लाल का मकान स्टेशन के बहुत करीब वाक़या था। मैंने इधर उधर निगाहें घुमाकर सवारी के लिए जायज़ा लिया, मगर वहाँ इक्का दुक्का मकामी लोगों के सिवा कोई दिखाई न दिया। सवारी का इंतज़ाम करने की जगह मैंने पैदल चलने में ही आफियत जानी। सामान के नाम पर छोटा सा एक बैग कांधे पर लटका हुआ था। यूँ कच्ची सड़क पर चलना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद अब दरख्तों के झुंड शुरू हो गए थे। फ़िज़ा में एक गैर मानूस सी खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल एकदम कांप उठा। मैंने सर पर हाथ रखकर ऊपर देखा कि अचानक कहीं से एक परिंदा उड़ता हुआ आया। इसने मेरे सर पर अपना पंजा बड़ी ज़ोर से मारा था। मैंने हाथ से इसे दूर भगाया। वो काला सा बदसूरत परिंदा एक खौफनाक आवाज़ निकालकर आसमान की तरफ उड़ता हुआ वापस चला गया। मुझे ज़ोरदार चक्कर आया और मैं सर पकड़कर बैठ गया। गीले और चिपचिपेपन का एहसास हुआ तो टॉर्च जलाई। धीमी रोशनी में उंगलियां चिपक गईं तो पता चला कि सर से खून बह रहा है। जेब से रुमाल निकालकर सर पर बांधा। दोबारा सफ़र शुरू किया। यूं बिना इत्तला किए यहाँ आने पर अब मैं पछता रहा था, मगर कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझे चलते हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। मुझे एहसास हो रहा था कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। अब सर पकड़कर एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। भूख और नींद से मेरा बुरा हाल हो रहा था। बैग में से एक बिस्किट का पैकेट निकालकर खाया। थर्मस से पानी का एक घूंट पिया। वीरान इलाके का जायज़ा लिया। मुझे दूर हल्की हल्की रोशनी सी दिखाई दी। दिल को थोड़ा सुकून मैसर आया। मैं तेज़ तेज़ कदमों से इसकी तरफ चल पड़ा। खूब अंधेरे में डूबे हुए रास्ते पर चलते हुए मुझे चढ़ चढ़ की आवाज़ें आईं। मैं एकदम डर गया। लगा कोई मेरे पीछा कर रहा है। मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। दोबारा चलना शुरू कर दिया। चढ़ चढ़ की आवाज़ पर मुड़कर दोबारा देखा। गौर करने पर समझ में आया, अरे ये तो मेरे जूतों की आवाज़ है जो ज़मीन पर गिरे सूखे पत्तों के पैरों तले आने से पैदा हो रही है। काफ़ी देर चलने के बाद मैं रोशनी के करीब पहुंच गया था। जब वहां जाकर गौर किया तो मेरा पूरा जिस्म पसीने में डूब गया। ये एक टूटा फूटा कब्रिस्तान था जहां गैर मामूली सी ठंडक और खामोशी छाई हुई थी। दरवाज़ा टूटा हुआ था और कब्रें बहुत पोसीदा थी। कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई थी। ये रोशनी इसके दरवाजे पर लटकी लालटेन से निकल रही थी, जिसकी वजह से कब्रिस्तान की फ़िज़ा मज़ीद पुरसरार हो गई। मैं शशोपंज में खड़ा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ से झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला। मेरी आंखें हैरत से फट गई। एक बेइंतहा खूबसूरत कम उम्र लड़की दुल्हन के लिबास में मलबूस अपने लंबे काले बालों के साथ मुझे मुस्कुराकर देख रही थी। तुम कौन हो? मेरा हलक खुश्क हो गया। आसिफ बाबू, घबराए नहीं, मैं यहाँ की रखवालन हूँ। इसकी आवाज़ महसूर कर देने वाली थी। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने हैरत से पूछा। मैं मीना कुमारी हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसने बालों को समेटते हुए कहा। मैं वहीं रखी एक ईंट पर बैठकर हाँफने लगा। इस वक्त मेरे दिल की रफ्तार बहुत तेज़ थी, यहाँ तक कि मुझे अपनी धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी।
अच्छा ये बताओ, तुम्हें इस अंधेरे में तन्हा रहते हुए खौफ नहीं आता? मैंने इसका इम्तिहान लेने का सोचा। और तुम दुल्हन के लिबास में क्यों बैठी हो? बाबू, तन्हाई तो इंसान की सदा की साथी है। माँ के पेट से कब्र के अंधेरे तक इंसान तन्हा ही रहता है, फिर काहे का डर? वो दूर खलाओं को घूरते हुए बोली। इस वक्त अचानक मीना के खूबसूरत चेहरे के तासुरात इतने पुरसरार हो गए कि मैंने एक झरझरी सी ली। वो एकदम उठी और सर हिलाती हुई झोंपड़ी के अंदर चली गई। पहले तुम खाना खा लो, मैं जानती हूँ तुम भूखे हो, फिर आराम से बातें करते हैं। वो मिट्टी के एक प्याले में सफ़ेद दूध का शरबत और कुछ जंगली फल लेकर लौटी और बेतकल्लुफ़ी से गोया हुई। अच्छा मीना, तुम मेरे दोस्त किशोर लाल के घर का पता मुझे समझा दोगी? मैं दरअसल रास्ता भटक गया हूँ। मैंने मज़ेदार शरबत एक सांस में पीने के बाद अमरूद के जैसे जायके वाले फल को कुतरते हुए इससे मदद मांगने का सोचा। बता तो दूंगी, मगर एक शर्त। वो अपने गुलाबी पैरों के नाखून से कच्ची मिट्टी खुरेदते हुए बोली। तुम्हें एक रात मेरा मेहमान बनकर रहना पड़ेगा। वादा करती हूँ कि सुबह होते ही तुम्हें पगडंडी तक पहुँचा दूंगी। असल में किशोर लाल गुजर खान में रहता था, मगर तुम रास्ता भटक गए हो और हमारे गांव गंगापुर में आ गए हो, इसने इल्तिजाई अंदाज में कहा। मरता क्या ना करता, मैंने हामी भर ली। वैसे भी शरबत में ना जाने भंग कूट कर मिलाई गई थी या कोई और नशीली दवा कि मुझ पर एक सरूर सा तारी हो गया। रात बहुत तवील है, ऐसा करो तुम मुझे अपनी आप बीती सुनाओ। मैंने तजस्सुस से पूछा। अपने बारे में क्या बताऊं? कोई बात ही नहीं। इसकी हिरनियों जैसी हसीन आंखों में एकदम से उदासी छा गई। चलो कोई जग बीती ही सुना दो। मैंने थोड़ी देर नागवार खामोशी को बर्दाश्त किया, फिर गोया हुआ। ये ठीक है, मैं तुम्हें गंगापुर की एक मशहूर प्रेम कहानी सुनाती हूँ। इस तरह ये काली रात भी कट जाएगी। मीना ने मुझे दिलनशीन मुस्कुराहट से नवाजा तो मैं सर हिलाकर हमतन गोश हो गया। बहुत साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक बड़े जाहो जलाल के मालिक ठाकुर रंजीत राय का राज चलता था। गांव में इसकी बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें वो और इसके ख़ानदान रहते थे। इन लोगों का पूरे इलाके में राज था। इतना रौब और दबदबा था कि कोई इनसे निगाहें मिलाकर बात नहीं कर सकता था। समझो यहाँ कोई परिंदा भी इनकी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता था। ठाकुर रंजीत राय जितना नर्म और रहम दिल था, इनका बड़ा बेटा रणवीर राय इतना ही ज़्यादा बेरहम और संगदिल था। वो गांव में रहने वाले गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता, पाप मना भी करता, मगर वो एक सरकश घोड़ा था जो किसी के काबू में ना आता। रंजीत राय का एक और छोटा बेटा था जिसका नाम सरबजीत राय था, जो अपने बाप पर गया था। इसके मिजाज में नरमी कूट कूट कर भरी थी। वो एक फनकार था। इसकी बांसुरी की लय पर गांव की हर कवारी लड़की का दिल अटकता था, मगर वो अपने नौकर की बेटी कुमारी को मन ही मन में प्रेम करता था। एक दिन गांव की शादी में संगी साथियों के कहने पर इसने बांसुरी पर ऐसी धुन बजाई कि सारे अश अश कर उठे। इस शादी में कुमारी भी शरीक थी। इसका दिल एकदम सरबजीत राय की तरफ आप ही आप खिंचने लगा। वो तो इसके प्यार में पागल हो गई। अब दोनों दुनिया से छुप छुप कर दरख्तों के झुंड में मिलने लगे। कुमारी जानती थी कि इनका मिलन आसान नहीं, फिर भी वो दिल के हाथों मजबूर होकर सरबजीत का हाथ थामे सपनों की रुत में बैठ गई। एक दिन सरबजीत को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा। कुमारी का दिल अपने महबूब को देखने को बेकरार हुआ था। वो बड़ी बेगम साहिबा को सलाम करने के बहाने हवेली पहुंच गई। शोमई किस्मत रास्ते में इसका टकराव रणवीर राय से हो गया। वो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर दम बखुद रह गया। इसने भड़कर कुमारी का हाथ पकड़ लिया। कुमारी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने रणवीर राय से झटक कर अपनी कलाई छुड़ाई और ज़मीन पर थूकती हुई घर लौट गई। रणवीर राय अपनी कड़कदार मूंछों को बल देता नौकर की बेटी की हिम्मत देखकर हैरान रह गया। इसने अपने कारंदे इस लड़की की जासूसी पर लगा दिए। सरबजीत राय की तबीयत ठीक हो गई तो दोबारा मुलाकातें शुरू हो गई। कुमारी ने जानबूझकर सरबजीत से इसके भाई की बदतमीजी का जिक्र नहीं किया। एक दिन जासूस ने डरते डरते कुमारी और सरबजीत की प्रेम कथा रणवीर राय को सुना दी। ये सुनकर वो तो एकदम आग बगोला हो गया। जिस लड़की ने मुझे देखकर थूका, इसके लिए मेरा छोटा भाई प्रेम की तान लगाए। मैं वो सांस ही तोड़ डालूंगा जिस पर इन दोनों की ये प्रेम कथा बज रही है। रणवीर ने ज़मीन पर थूकते हुए सोचा। वो एक 14वीं की रात थी।
चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। कुमारी दुल्हन के लिबास में अपने महबूब से मिलने दरख्तों के झुंड में पहुंच चुकी थी। ये लिबास इसने सरबजीत के बेहद इसरार करने पर पहना था। सरबजीत पहले ही इसके इंतजार में वहां बैठा था। अभी प्यार के मतवाले इस जोड़े ने जी भरकर एक दूसरे को देखा भी नहीं था कि अचानक घोड़े की टापों के शोर से ज़मीन हिलने लगी। यूं लगा जैसे जलजला सा आ गया हो। इसने भाई को ललकारा और वहां से भाग जाने को कहा, मगर सरबजीत की रगों में भी सरकश खून दौड़ रहा था जो रणवीर राय के रगों में था। इसकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि वो कुमारी को यूं तन्हा छोड़कर मुंह छुपाकर भाग जाए। इसने इनकार कर दिया और कुमारी को तसल्ली दी जो रणवीर सिंह और इसके कारंदों के आ जाने की वजह से लरज रही थी। भाई, आप यहाँ से चले जाओ। सरबजीत ने चाकू निकालकर बड़े भाई को दिखाया और हुक्म दिया। इस बात पर रणवीर राय का दिमाग घूम गया। इसने इसी चाकू से पहले अपने छोटे भाई सरबजीत की हत्या की। इसके बाद कुमारी का गला काट दिया। यूं दोनों प्रेम करने वाले दुनिया की सफाकी की नज़र हो गए। मीना ने कहानी ख़त्म की। ये तो इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया, मैंने एक आह भरकर कहा। अचानक मेरी निगाह मीना की आंखों से बहते आंसू पर पड़ी। वो अब सुर्ख खून बनकर टपक रहे थे। मेरे अंदर खौफ ने अपना पंजा गाड़ा। मीना, कुमारी तुम्हारी क्या लगती थी? मैंने अपना जहन बटाने के लिए सवाल किया। वो मैं ही तो थी। मीना ने अपनी गर्दन पर उंगली रखकर कहा, जहां अब चाकू से कटने का निशान साफ दिखाई दे रहा था। खून इसमें से रस रस कर इसके लाल जोड़े को और ज़्यादा रंगीन कर रहा था। क्या बोल रही हो तुम? प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। मैं एकदम खड़ा हो गया। वहाँ से भागने का सोच रहा था कि वो अपनी पहले वाली हालत में आ गई। डरो नहीं बाबू, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए ख़तरनाक हूँ। रणवीर राय ने यहाँ ज़मीन में हमें गाड़ दिया था। तुम्हें पता है, इसने जब मुझे ज़मीन में दफनाया तो मैं ज़िंदा थी। बस मैंने प्रार्थना की कि मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए शक्ति मिल जाए। ये खबरें देख रहे हो, मैंने चुन चुन कर इन सब को मारा और अपने सरबजीत की मौत का बदला ले लिया। अब इन सब को यहाँ गाड़ कर खुद इनकी रखवालन बनी बैठी हूँ। अब ये जालिम सदा यहाँ तड़पते रहेंगे। मीना कुमारी ने इतना खौफनाक कहका लगाया कि मेरा दिल सुकड़ने लगा। आसमान पर बिजली कड़कने लगी। एकदम बारिश शुरू हो गई। मैं वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मेरा पाँव फिसला और मैं गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं पगडंडी के पास एक पेड़ के तने से टेक लगाए बैठा था। हर तरफ उजाला फैल चुका था। पास ही मेरा बैग पड़ा था। उफ तौबा, कितना खौफनाक सपना था ये। मैंने सर पर हाथ मारकर सोचा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अचानक बैग में से वो अध खाया अमरूद जैसा फल गिरा जो मुझे मीना कुमारी ने दिया था। मैं आज तक सोचता हूँ वो सब सपना था या सच, लेकिन वो अध खाए अमरूद को देखकर मुझे यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू कहानी सेंटर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।